गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भौतिक विज्ञान लेसन नंबर फर्स्ट, स्थिर विद्युत्की का अंतिम बिंदु। एक समान विद्युत ध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में सॉरी विद्युत ध्रुव पर बल और बल आघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है, उसमें कोई भी विद्युत ध्रुव लेंगे, अपना पॉइंट है इसका। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जी, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें अपने पास एक विद्युत ध्रुव है ए बी, डिस्टेंस होगी इसकी 2r हो गया, एक माइनस क्यू हो गया, क्या हो गया प्लस क्यू चार्ज हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक समान विद्युत क्षेत्र लेना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा इस साइड होती है, उसमें कोई भी विद्युत ध्रुव लेंगे, विद्युत ध्रुव ले लिया ए बी, एक माइनस क्यू हो गया, एक प्लस क्यू हो गया। पहले उसमें निकालेंगे बल, उसके बाद में निकालेंगे बल आघूर्ण। तो बल निकालेंगे, मैंने पहले बल का फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू क्या होता है F/Q0 होता है, तो F इक्वल टू हो गया Q0 E। नंबर एक बात पहले मैंने बताई थी आपको कि ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा और इसके क्या होगा ऑपोजिट होगा, ये ऑपोजिट होगा। दोनों अलग अलग क्रिया रेखा पर हैं, एक समान क्रिया रेखा नहीं होगी, एक समान क्रिया रेखा होगी तो बल आघूर्ण नहीं बनेगा। इसके लिए इनकी क्रिया रेखाएं क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो नेट बल कितना आएगा इसमें, F नेट या F कुल बल जो आएगा वो क्या आएगा प्लस QE है और एक माइनस QE है, तो नेट बल कितना हो गया, कुल बल कितना हो गया 0। तो कुल बल हमेशा कितना आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर हमेशा कितना आएगा, शून्य आएगा। कितना आएगा, शून्य। तो एक चीज निकल के आ गया अपने पास पहले कि जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें विद्युत ध्रुव है पर जो लगने वाला जो बल होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ 0 बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि जो एक समान यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने बताया है उसमें विद्युत ध्रुव पर जो लगने वाला बल है उसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पहले प्लस के कारण मैंने बताया आपको, फिर किसके कारण बताया मैंने, माइनस के कारण बताया। एक बार इसको थोड़ा सा उतारो। सॉरी, तो मैं क्या बता रहा था, थोड़ा सा पानी पिया, गर्मी काफी है। मैंने क्या बताया था आपको कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल एक प्लस के कारण आ जाएगा, एक किसके कारण आ जाएगा, माइनस के कारण आ जाएगा। तो कुल बल की बात करें तो कितना हो गया, 0 हो गया। नंबर 2, बल आघूर्ण कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 11th में पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, 11th में भी आया था बल आघूर्ण। बलों का परिमाण और बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। मैंने एक पहले भी बात बताई आपको मैंने कि जो भी आवेश है उन आवेशों पर जो लगने वाला बल है उनकी क्रिया रेखा अलग अलग होनी चाहिए, एक समान नहीं होनी चाहिए। अलग अलग नहीं होगी तो बल आघूर्ण नहीं बढ़ेगा, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करेंगे, अपने पास मैंने क्या बताया था, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पहले तो आ गई बल निकल के आ गया 0, दूसरा अपन इसको जो भी बलों की जो क्रिया रेखा है वो परिमाण में समान होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। और सेम नहीं होंगी तब ये सेंटर ऑफ मास हो गया। ये विद्युत ध्रुव ले रखा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ऐसे ये ऐसे रखा जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा इसका, ये वाला ऊपर वाला एक तार सा अपन लगा दें इसमें। ठीक, तो अपन इसको रोटेट करेंगे।
क्या करेंगे, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। यहाँ अपन इसको इस प्रकार से घुमा दिया, घुमाएंगे तो एक बल आघूर्ण निकल के आएगा। उस बल आघूर्ण को क्या बोलेंगे अपन यहाँ, तो बल आघूर्ण कैसे निकल के आएगा उसमें ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो देखो ये बल आघूर्ण भी बोलते हैं इसको, बल युग्म भी बोलते हैं। टाउ से इसको प्रदर्शित किया जाता है, टाउ बोलते हैं इसको। मैंने क्या बताया है इसमें, बलों का परिमाण हो जाएगा, बलों का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखा से, बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो टो बराबर हो गया, बलों का परिमाण कितना हो गया साहब, क्यू हो गया, गुणा इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लेनी है, इसका मतलब लंबवत लाइन लेनी है। तो देखो अलग से समझा देता हूं मैं, यहाँ पे इसको मैं इस प्रकार से ले लिया एक बार के लिए। देखो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये कोण थीटा है, ये 90 हो गया, इसको सी ले लिया, तो लाइन कौन सी होगी, बीसी होगी। तो इस बीसी का मान कैसे निकालोगे, यानी लिखोगे चित्र की ज्यामिति से। थीटा के सामने की भुजा ये अपने को चाहिए, हमारे ये चाहिए और ये दे रखी है। थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, तो बीसी बराबर हो गया 12 साइन थीटा। तो टो बराबर हो गया QE इंटू 12 साइन थीटा। तो T बराबर हो गया, सॉरी टो बराबर हो गया Q इंटू 12 इंटू E साइन थीटा। तो बराबर हो गया P साइन थीटा, सदिश रूप में लिखोगे तो T इक्वल टू P क्रॉस E हो गया। इसको आपने इस प्रकार से रोटेट किया है विद्युत ध्रुव को। इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो सुनो ध्यान से एक बार के लिए। जो भी एक विद्युत ध्रुव होता है उस पे जो फोर्स होगा, जो बल लगेगा वो विपरीत लगेगा, लेकिन उसकी क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए, क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग क्रिया रेखा होगी तो एक बल युग्म बनेगा, बल आघूर्ण बनेगा। उसका जब मान निकालेंगे तो बल आघूर्ण या बल युग्म बराबर होता है बलों का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो ये जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने जो आपको बताया था कि किस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं उनको, तो इसकी कंडीशन आएंगी। तो पहली कंडीशन क्या है, जब P तथा E एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, अर्थात थीटा का मान क्या हो 0, तो टाउ कितना हो जाएगा P साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जब ये रोटेट होके इस प्रकार से आ जाएगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे घुमा हुआ है इसको घुमा के और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी टाउ कितना आ जाएगा हमेशा 0। दूसरा, जब P तथा E परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तब कैसे आएगा, दूसरी कंडीशन है जब P तथा
ई परस्पर लंबवत हों अर्थात थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री, तब तो इक्वल टू आ जाएगा P sin 90। तो ये कंडीशन है अपने पास। जब विद्युत ध्रुव को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं अपन, तो किस प्रकार के रिजल्ट अपने को देखने को मिलते हैं। तो लेसन नंबर फर्स्ट में स्थिर विद्युत की चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर मैं लेसन नंबर 2 लेके चलूँगा। आवेश क्या होता है, आवेश के कितने रास्ते होते हैं चार्जिंग करने के, आवेश का मात्रक जो कूलाम था उस पे कूलाम बल और कूलाम नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत ध्रुव की एक्स पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत ध्रुव की निरक्षीय विषुवतीय तल पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल और बल आघूर्ण अभी अपन ने पॉइंट पढ़ा है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है। मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ। तो चैप्टर नंबर 2 है वो गाउस का नियम होता है और गाउस के नियम की एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसको अपन कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें निकल के आएगी, देखो ध्यान से। लेसन नंबर 2 गाउस नियम एवं अनुप्रयोग। ये अपना लेसन है, लेसन नंबर 2 गाउस नियम तथा गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस जो साइंटिस्ट था उसने पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स के बारे में बताया कि उस पृष्ठ में कितना आवेश होगा, कैसे वितरित होगा। तो फ्लक्स है वो आकृति पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, आकार पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, या उसमें जो आवेश वितरण होगा किस कोने में रखा उस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। फिर इसने गाउसियन पृष्ठ बनाए, बेलनाकार गाउस से पृष्ठ बनाया, गोलाकार बनाया, उससे संबंधित फिर विद्युत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए गाउस ने अपने अनुप्रयोग बताए जिससे आसानी से विद्युत क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। तो गाउस के नियम को समझने से पहले, उसके अनुप्रयोगों को समझने से पहले यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है उसको अपन किस प्रकार से करते हैं वो सुनो ध्यान से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में कि विद्युत फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विद्युत फ्लक्स से अपने पास निकल के आएगा जो गाउस नियम में अपन विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कुछ एक बिंदु अपने पास आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से। तो विद्युत फ्लक्स के लिए मैं यहां डायग्राम ले रहा हूं।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक आकृति अपन ये ले लिया, एक आकृति मैंने ये ले ली, और एक आकृति मैंने ये ले ली। दिख रहा है सबको? देखो एक आकृति मैंने ये ले ली। किसी भी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी मात्रा में गुजर रही है, उस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं, जितनी विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक नया नाम दिया गया जिसको अपन विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब ये कम भी गुजर सकती हैं, ज्यादा भी गुजर सकती हैं, और जब पृष्ठ की आकृति अनियमित हो जाए, जब पृष्ठ की आकृति अनियमित हो जाए तब अपन कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले मान लियो मैंने इसको ऐसे ले लिया, ये फिलहाल ऐसे है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत लिया जाता है। क्या लिया जाता है? लंबवत लिया जाता है। तो ये हो गया, इससे ये विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसी को मैंने इस प्रकार कर दिया, इससे भी विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, और इसको मैंने इस प्रकार से कर दिया, एक एंगल बना के, तो भी विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। ये आपने ले लिया ds s, और ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो एक मेजरमेंट किया जाता है कि यहां से बल रेखा ज्यादा गुजरेंगी या फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा, यहां से फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा या यहां से ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा। उसके लिए एक राशि है, उसको अपन लिखते हैं ई एस कोस थीटा। वो क्या होते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से जितना विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित होता है या जितनी विद्युत बल रेखाएं उससे निकलती हैं, उसको उस भौतिक राशि के मापन के लिए जो नई भौतिक राशि काम में ली गई है उसको अपन क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। कैसे सुनो ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र, किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस भौतिक राशि द्वारा मापी जाती हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। दांशों में इसकी डेफिनेशन होगी, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा को मान सकते हो आप इसको। अब पहला, दूसरा और तीसरा वेव अपने पास है। मैंने क्या बताया आपको? फाई इक्वल टू ई एस कोस फाई के नाम से जाना जाता है इसको। ये कोई भी पृष्ठ है, ये पृष्ठ अपन ने ऐसे ले रखा है, इस प्रकार से ऐसे है, विद्युत बल रेखाएं ऐसे आ रही हैं इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से न्यूनतम गुजरेंगी या अधिकतम गुजरेंगी। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया है
कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, जैसे ये अपने पास आकृति है, ठीक है, कोई भी अपने पास बुक ले लो, पत्थर ले लो, ठीक है, सतह ले लो कोई भी, जैसे मान लो अपन ने एक ये सतह ले ली, ये वाली ये सतह ले लिया। अब इस सतह को अपन ने इस प्रकार से रखा हुआ है, इस पे जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, इस प्रकार से होगा, ये होगा। अगर ये कागज सतह है, कागज की जो सतह आपने मानी है, तो इस पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा, मैं क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहा हूं, यानी कि जो एरिया होता है जिस पृष्ठ का, क्षेत्रफल सदिश हमेशा उसके क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। तो उसके हिसाब से अपन इसको करेंगे आगे चल के। तो मैं पहला डायग्राम आपके पास है, ये पृष्ठ हो गया, तो क्षेत्रफल अल्पांश बोल दो, इसमें बोल दो, चलो कितना होगा बताओ, और इसमें बोल दो। इसका तो बताया दिया मैंने, सीधा ही है, पाई इक्वल टू, ये अपन ने इस प्रकार से ले लिया, ये पृष्ठ ऐसे, इसके ऐसे ले रखा है, ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र इस साइड में हो गया, ये अंदर हो गया, तो ये हो गया ये ऐसे cos थीटा, ये cos थीटा होता है। इसको अपन लिखेंगे E इक्वल टू क्या हो गया, E डॉट S हो गया, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इनमें क्या होगा, कितनी गुजरेंगे, आप इस आकृति की देख लो, इसमें गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे। अब ये आकृति है, मैंने क्षेत्रफल सदिश क्या बताया, हमेशा इसके परपेंडिकुलर बताया, इसको ऐसे, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया हमेशा इसके ऐसे, क्योंकि यहां से जो विद्युत, ध्यान से सुनो, यहां से जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है और यहां से जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसको कहीं टच नहीं कर रहा है, इसको कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, कहीं पर भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कि इसमें से बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसमें से बल रेखा नहीं गुजर रही है, नहीं गुजर रही है, तो मतलब क्या हुआ, उसमें से फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो तीन आकृति अपने पास, पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति है। इन आकृतियों के हिसाब से आप फ्लक्स इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, ये फॉर्मूला रहा आपके पास। तो दोबारा से सुन लो एक बार के लिए, किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस भौतिक राशि द्वारा मापी जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा, मैंने क्या बताया, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये इस प्रकार से आपने गोल घेरा रख लिया, तो क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा इसका, इस पे कितना लगेगा, ऐसे d। तो आप लिख सकते हो फाई इक्वल टू ई एस कोस 90, और कोस 90 क्या होता है सब, साइन 90 होता है, तो हो जाएगा 0। तो फाई कितना हो गया, 0। इसका 0 होने का ये मतलब है, एक चीज ध्यान रखो, कुछ नहीं, इसमें जो भी क्षेत्रफल लेता है, आपने अपने घर पे कॉपी ले लिया, कॉपी को ऐसे रखिए ऐसे, और कॉपी के लंबवत एक पेन ले लो ऐसे, जो लंबवत होगा सॉरी, ये जो लंबवत होगा, इस लंबवत को क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। तो ये हो गया। अब पहले पे आ जाओ, ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से पृष्ठ हो गया, पहले ऐसे पृष्ठ था तो ऐसे था, अब ये पृष्ठ ऐसे है, तो क्षेत्रफल सदिश इसका ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई एस कोस 0, कोस 0 का मतलब क्या हो गया, अधिकतम। तो पहला केस हो गया ये, दूसरा केस हो गया ये, और तीसरा केस नंबर हो गया। दोबारा से सुन लो एक बार इसको,
दोबारा से सुनो इसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, घर से पढ़ के आना है, मजाक नहीं करना है। किसी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस भौतिक राशि द्वारा मापी जाती है उसको विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत माना जाएगा। मोटे मोटे तौर पे दिमाग में बैठा लो कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के हमेशा क्या मापा जाएगा, लंबवत मापा जाएगा। अब पहले केस में ये इसके लंबवत हो गया तो डी हो गया, ई और डी दोनों एक दिशा में, तो थीटा 0 हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इस प्रकार से ले लिया ना, तो विद्युत क्षेत्र यहां से इसके टच हो रहा है, यहां से भी टच नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। टच ही नहीं हो रहा है, मैंने क्या बताया, जितनी बल रेखाएं हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, जितनी गुजरेंगी उतना ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। पॉजिटिव गुजरेगी पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव गुजरेगी नेगेटिव आ जाएगा। अब पहले में क्या आया, दूसरे रीजन में क्या आया, तीसरे में क्या किया उसने, तीसरे में क्या किया, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया इधर, और इधर ये लेके ये ऐसे बीच में जो कोण बनेगा वो कितना है, थीटा। थीटा से मान निकाल लो, कि थीटा से मान निकाल ली, तीसरे नंबर की कंडीशन। अब अपन आगे चल के क्या करेंगे, इसमें चौथी कंडीशन, कौन सी कंडीशन है, चौथी कंडीशन ले अपन। चौथी कंडीशन ले तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, मैं मिटा देता हूं इसको। कंडीशन आप कितनी ले लो, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसको पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 2 क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं। चौथी कंडीशन है वो क्या है, इसकी आकृति अनियमित। एक आकृति ले ली, उसमें अपन ने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हाइट का, विद्युत क्षेत्र आपका ये हो गया। इसको मैंने ले लिया ds ले लिया, dA ले लिया, आपकी इच्छा बोले लो, वेक्टर ds ले लिया, और यहां से कोण बना वो कितना है, थीटा। एक अनियमित आकृति जिसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल अपन ने डिनोट किया है, क्षेत्रफल सदिश को, सॉरी, उसको किससे डिनोट किया, वेक्टर ds से डिनोट किया है। तो इस छोटे से हिस्से का, इस अल्पांश का आप जब फ्लक्स निकालोगे तो कितना आएगा, ई ds cos थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट किसमें आ जाएगा, ds cos थीटा। बहुत तरीके से कर लेंगे। तो अल्पांश जो फ्लक्स है वो कितना निकल के आया सर, d phi इक्वल टू, अल्पांश निकल के आया d phi इक्वल टू e ds cos थीटा निकल के आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अनियमित आकृति आपने ली है, उस अनियमित आकृति में एक क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds की कल्पना कर ली उसमें, उससे जो अल्पांश फ्लक्स होगा वो होगा d phi इक्वल टू e ds cos थीटा। अब जब टोटल की बात करते हैं तो फिजिक्स में टोटल करोगे तो उसका कुल योग करोगे तो वो समाकलन के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, समाकलन के द्वारा। तो ये हो गया d phi e ds cos थीटा। एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने 11वीं क्लास में, a डॉट b बराबर होता है ab cos थीटा। दो सदिश राशियों का अदिश गुणन करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है, वो मैंने आपको यहां बताई। a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा, a डॉट b बराबर क्या आ जाएगा, ab cos थीटा। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई, ये विद्युत क्षेत्र है, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, ये ऐसे ले लो, कॉपी को खड़ी तिरछी कर लो, ठीक है। दूसरी कंडीशन में मैंने इसको ऐसे कर लिया, तो इस हिस्से में, इस हिस्से में कोई बल रेखा नहीं गुजरी तो फ्लक्स भी नहीं गुजरेगा। तीसरे हिस्से में मैंने क्या किया, एक एंगल बना दिया,
और चौथे कंडीशन में मैंने क्या किया, कोई भी आकृति है उसको अनियमित ले लिया। अनियमित ले होंगे तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसका क्षेत्रफल सदिश मैंने मान लिया वेक्टर ds है, तो कुल निकालोगे तो इतना आ जाएगा। और लास्ट जो है इसको उतारो फटाफट, मैं लास्ट में बताता हूँ इसको। लास्ट का इसका जो हिस्सा है उसको अपन बात करें, इसकी पांचवी कंडीशन है वो क्या है, धनावेश की और ऋणावेश की। ये बल रेखा है, ठीक है, ये बल रेखा है आपके पास। धनावेश के कारण बाहर निकल रही है और ऋणावेश के कारण क्या आ रही है, अंदर आ रही है। तो जितनी कमी होगी, प्लस का मतलब बाहर निकल रही, कमी हो रही, ऋण का मतलब उसमें आ रही है तो वृद्धि होगी। उसी प्रकार से प्लस क्या होगा, डिटरमाइन किया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है किसी पृष्ठ से कितनी मात्रा में बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो उस भौतिक राशि को अपन क्या बोलेंगे, उस भौतिक राशि को अपन क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। विद्युत फ्लक्स में मैंने आपको 4 कंडीशन बताई मोटे मोटे तौर पे। पहली कंडीशन क्या थी, जब एक फ्लक्स को इस प्रकार से किया जाए तिरछा तो कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, दूसरे में इसको ऐसे किया जाए तो कितनी गुजरेंगी, तीसरे में यहाँ जो एंगल बनाया था उससे कितनी गुजरेंगी, और चौथी जब अपने पास एक अनियमित आकृति दे रखी हो तब विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो विद्युत फ्लक्स से मोटे मोटे तौर पे अपन बात करें तो इसका एक 2 चीजें रहेगी, इसमें छोटी छोटी वो बता देता हूँ आपको। यहाँ सुनो ध्यान से कि फाई इक्वल टू था अपने पास E डॉट ds, इसको अपन ने ऐसे लिखा। तो नंबर 1 हो गए कि इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। क्यों, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है, न्यूटन हो गया, न्यूटन पर कूलम इनटू क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसका मात्रक क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम होता है। नंबर 2, यह एक अदिश राशि है, इसकी विमा बड़े कोष्टक में MLT बता देता हूँ। पहले चैप्टर में अपना कंप्लीट किया, दूसरा चाहो तो विमा निकालने बता देता हूँ, एक बार भूल गया हो तो बीच में। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय गुणा में L स्क्वायर अपॉन ये क्या है, आवेश। आवेश धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। तो आवेश बराबर क्या हो गया, धारा गुणा समय। तो धारा गुणा समय, तो फाई बराबर m की 1 हो गया, l की 2, t की 2, a की 1 इंटू वेग बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो फाई बराबर हो गया m की 1, l की 3, t की -3, a की 1। तो इसकी विमा क्या हो गया, m की 1, l की 3, t की -3, a की 1। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें मोटे मोटे तौर पे अपन बात करते हैं। तो पहला तो होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। दूसरा क्या होता है कि ये अदिश राशि होती है। नंबर 3 इसका विमीय समीकरण जो होता है वो बड़े कोष्टक में लिखा जाएगा, बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, MLT के रूप में लिखा जाएगा। m की 1, l की 3, t की -3, a की 1। चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 का पहला पॉइंट विद्युत फ्लक्स।
अपन ने आज आराम से किया, उसकी 3-4 कंडीशन है, उसको पढ़ना आराम से। विद्युत फ्लक्स में कुछ नहीं है, 2 चीजें ध्यान रखना है। जो भी क्षेत्रफल सदिश आप उस पृष्ठ से ले रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कितनी बल रेखाएं उसमें से गुजर रही हैं वो उसका मापन करेंगे उस पृष्ठ से, नहीं गुजर रही है तो 0 हो जाएगा, गुजर रही है तो मान आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगले क्लास में अपन गाउस का नियम पढ़ेंगे, उसकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।